नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। हमास पर इजराइल के हमलों का 26वां दिन है। इजराइल आज भी गाजा में चुन चुन कर निशाने लगा रहा है, लेकिन हमारी आज की बहस इजराइल पर नहीं बल्कि उसके इफेक्ट पर है जो यहाँ भारत में 5 राज्यों के चुनाव में दिख रहा है। शुरुआत आज की नहीं बल्कि कुछ दिन पुरानी 2 तस्वीरों से करेंगे। ये 8 अक्टूबर का वीडियो है जब इजराइल ने हमास पर हवाई हमलों के साथ उनके समर्थकों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया था। दूसरी तस्वीर भी ऐसी ही है जिसमें हमास के अड्डों को उड़ाने के बाद इजरायली बुलडोजर उन्हें मिट्टी में मिला रहे थे। तस्वीरें देखकर सोशल मीडिया पर चर्चा चल पड़ी है कि लगता है नेतन्याहू को योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल जज गया है और आज कट्टरवाद के खिलाफ अपने इसी बुलडोजरवाद को लेकर योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में चुनावी एंट्री ली है। योगी ने तिजारा में एक रैली की। तमाम बातों के साथ उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल मर्डर की हत्या और दोनों हत्यारों का जिक्र किया। गहलोत सरकार पर तालिबानी मानसिकता को पालने पोसने का आरोप लगाया और कहा कि यही घटना यूपी में होती तो लोगों को पता चल जाता क्या होता। योगी का सीधा इशारा बुलडोजर की तरफ था। योगी ने कहा कि हमास और तालिबानी मानसिकता वालों का सही इलाज वही है जो इस वक्त इजराइल कर रहा है। गाजा में एक सटीक निशाने लगाकर कर रहा है। योगी ने कहा कि इस मानसिकता का इलाज बजरंग बली की गदा से ही हो सकता है। एक तरह से उन्होंने चुनाव में बजरंग बली की री एंट्री भी करा दी। कांग्रेस ने अभी तक हमास को सीधे आतंकवादी नहीं कहा, न CWC ने कहा और न ही सोनिया गांधी ने अपने लेख में। बीजेपी इस पर उसे लगातार घेर रही है, बयानों की झड़ी लगी हुई है। कल प्रधानमंत्री मोदी अपने लेख में बीजेपी इस पर उसे लगातार घेर रही है, बयानों की झड़ी लगी हुई है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि ऐसे लोग वोट बैंक के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आतंकियों और कट्टरपंथियों के हौसले बढ़ा रहे हैं। हालांकि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहने की कोशिश की कि चुनाव में हमास तालिबान और बुलडोजर का जिक्र करके बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है, लेकिन लोग उनकी बातों में नहीं आएंगे। इसी पर बहस को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि इस चुनाव में हमास और तालिबान कितना है और यह भी कि क्या कट्टरवाद के खिलाफ बुलडोजरवाद कारगर है। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा। तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, एकदम निशाना मार कर। ये कोई राज है? डेमोक्रेसी है ये। कुछ लोग खुश होते हैं इससे, कुछ लोग खुश हो जाते हैं इन्हीं बातों से, पर कानून का राज नहीं रहेगा आप हम लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। यहाँ आकर मेरे राज्य का माहौल क्यों बिगाड़ रहे हैं? अपना राज्य संभलता नहीं है, चले आए यहाँ। भारत में रहकर लोग अराजकता का माहौल तैयार कर रहे हैं, तो इसका तो इलाज वही है ना, जिस तरीके से उस त्रेता में गदा था, इस युग में जो है योगी जी मोदी जी हैं। तालिबानियों का उपचार बजरंगबली का गदा ही है और जहां गुंडागर्दी और अराजक तत्व के साथ वोट बैंक जुड़ जाता है, पूरा सभ्य समाज उसके चपेट में आ जाता है। तो हम बात करेंगे अफगानिस्तान की सरकार। तालिबान की जब बात होती है तो लोग कहते हैं अब तो तालिबान सरकार में, लेकिन तालिबान भी अपने आप को क्या तालिबान कहता है? तालिबानी मानसिकता क्या, यानी कट्टरवादी आतंकवाद की मानसिकता
जो सभ्य समाज के लिए कतई स्वीकार्य नहीं है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात होगी। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है, सुशील पंडित जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेखक और एक थिंकर मेरे साथ है, दानिश कुरैशी जी नेता हैं AIMIM के, वो मेरे साथ हैं, अतीक रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो मेरे साथ हैं, साथ ही साथ मोहम्मद अतीक साहब लीडर हैं मुस्लिम लीग के, लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं अतीक भाई, मुझे बताइए तालिबान का उपचार यानी कट्टरवाद का उपचार वाकई में बजरंगबली की गदा है और योगी जी ने कहा है तो कहीं तक गलत थोड़ी ना है। देखिए कैसे हमास को ठोक रहा है इजराइल। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। और मैं तो ये कहता हूँ योगी जी जो है सिर्फ तालिबान के लिए गदा क्यों चला रहे हैं? जो हनुमान जी की गदा है, बजरंगबली की गदा है, सिर्फ जो है तालिबान के लिए चलेगी? नहीं, अगर कोई बजरंग दल वाला जो है हिंसा फैलाए, नहीं कोई भी हिंसा, आतंकवाद, कट्टरवाद, हिंसा कोई भी फैलाएगा तो क्या सिर्फ जो है तालिबान फैलाएंगे? अगर बजरंग दल वाले फैलाएंगे तो क्या उनके ऊपर ये गदा नहीं चलेगी? RSS वाले फैलाएंगे, विश्व हिंदू परिषद वाले जो फैलाएगा उसके ऊपर चलेगी भाई। ये योगी जी कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन जो है योगी जी कर सकते हैं और बजरंगबली नहीं कर सकते। बजरंगबली तो हर इस इंसान पे गदा चलाएंगे जो कि जो है अराजकता फैलाएगा। दूसरे ये कि वो कह रहे थे हमास अराजकता फैलाई ने, हमास ने मानते कि नहीं मानते? अतीक भाई ये बताइए। नहीं, अगर हमास ने फैलाई होगी अराजकता तो जाहिर सी बात है बजरंगबली की गदा चल जाएगी। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? योगी जी चल रही है ना, अरे 26 दिन से चल रही है भाई। वो यही कह रहे हैं, योगी जी यही कह रहे हैं, चल रही है 26 दिन से गदा। इजराइल ठोक ठोक के मार रहा है हमास को, कह रहे हो ये बात। बुलडोज, अरे आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं, इजराइल ठोक ठोक के मारा है, मासूम फलस्तीनियों को कत्लेआम कर रहा है। बहुत खुश हो जाइए, खुश हो जाइए। बजरंगबली की गदा उन लोग पे जरूर चलेगी जो मासूमों की मौत पे हंस रहे हैं। दूसरे जो वो ये कह रहे हैं ना कि अच्छा, हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? नहीं चला, अब आ गए वही आप पुराना पहाड़ा आपने 15, 20, 30 दिनों से यही पढ़े जा रहे हैं। अगर हमास आतंकवादी संगठन है तो गुटरेस से कहलवा दीजिए, मोदी जी से कहलवा दीजिए। क्यों नहीं? भारत सरकार क्यों नहीं लिस्ट करे? जब वो लिस्ट करे तो मुझसे बात करिएगा। अगर भारत सरकार कह देगी कि हाँ भारत सरकार ने हमास की कार्रवाई को आतंकी कार्रवाई कहा है, पढ़ते लिखते नहीं है मोहम्मद अतीक साहब। नाम नहीं, प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन जो आतंक कार्रवाई हुई उसको आतंकवादी कार्रवाई कहा है, वो हमास के लिए कहा है, वो किसी और का ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कहा है। नहीं, ये क्या, ये मतलब आप कैसे निकाल लेते हैं? कैसे निकाल लेते हैं? आप कह दीजिए ना, लिस्ट कर दे जैसे उसको, मैं आम फिलिस्तीनियों को हमास वाला बता देते हैं। साथ है नहीं, आम फिलिस्तीनियों को तो मार रहे हैं तो आप तो यहां मुस्कुरा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूं जो आम फिलिस्तीनी कौन मरवा रहा है उनको हमास वाले मरवा रहे हैं। ये हमास वालों ने जबरदस्ती में एक आक्रमण किया, मारा जा रहा है आम फिलिस्तीन। हमास वाले तो बंकर में जाके सुरंगों में छुप के बैठ गए। आप सेलिब्रेट मत करिए, बजरंगबली की गदा आप पे भी चलेगी अगर आप सेलिब्रेट करेंगे, बिल्कुल चलेगी। और वो योगी जो कह रहे हैं कि वो बुलडोजर चल रहा है, देवरिया में नहीं चला था। देवरिया में इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, नोएडा में एक गाड़ी खड़ी करने पर जो है एक आदमी को पीट पीट के मार डाला। अरे अपने गरेबान में झांक के देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई बहुत महिमा मंडित, इंटरनेशनल लेवल पर तो आपकी जो थूथू होती है, कहते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई गैर कानूनी, यहाँ का कोर्ट कहता है गैर कानूनी, उसके बावजूद लोग महिमा मंडित करें। ठीक है, गैर कानूनी चीजों को अगर ये आदत पड़ गई है महिमा मंडित करने की तो कोई उनको रोक नहीं सकता। बजरंगबली की गदा जरूर रोकेगी। चलिए एक लाइन बता दीजिए, हमास आतंकवादी संगठन है या नहीं? हाँ या ना, बस इतना बोल दीजिए। देखिए, इजराइल को गुटरेस भी कह चुके हैं कि वो अराजकता फैला रहा है, वो आतंकवादी है। उसने अब से नहीं, तमाम इतने सारे संगठनों ने इजराइल को एक आतंकवादी देश कहा है और वो इजराइल आतंकवादी देश है, हमास नहीं है, यही कह रहे हैं। इजराइल आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी देश इजराइल है। पूरी दुनिया मानती कि इजराइल एक आतंकवादी है, आतंकवादी है। नेतन्याहू एक आतंकवादी है। उसने मासूम बच्चों को इस तरह से बॉम्बार्डिंग के अंदर जो है मार डाला है। उसने अस्पताल में बॉम्बिंग करी है, उसने मासूम बच्चों को जला दिया, गर्दन काट दी, वो मानवता थी। तो आप दुनिया से कहला दिए, यूनाइटेड नेशन से कहलवा दिए। यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं कह रहा है? ये सवाल यूनाइटेड नेशन ने 1948 में बना दिया था इजराइल फिलिस्तीन, माना क्यों नहीं अरब देशों ने? आधा अधूरा इतिहास पढ़ते हैं अतीक भाई। कहां से पढ़ाई मानेगा? आप हमारे घर में घुस जाएंगे और आप कहेंगे मानिए, आप हमारे घर में घुस जाएंगे मानिए, उसके बाद आप ये कहेंगे कि फला जगह फला चीज नजर आ गई, आप जो है उसको हम आपसे आर्गुमेंट नहीं करता। चिद भी मेरी, पद भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, मेरे बाप का कुछ नहीं है,
मेरे बाप का कुछ नहीं है, वो सारा सब कुछ अल्लाह का, और देश में जो है वो भारत सरकार का है, हमारा कुछ नहीं है। तो भारत सरकार ने कहा है कि इजराइल पर जो हमला हुआ है वो आतंकवादी हमला है, तो आप भी मानिए कि वो आतंकवादी हमला है जो हमास ने किया है। बिल्कुल, गुटरेस ने कहा कि यूं ही हमला नहीं हो गया। गुटरेस को मानेंगे कि मोदी जी को मानेंगे? भाई 56 साल। अरे गुटरेस आपके प्रधानमंत्री की मोदी जी हैं। अरे मोदी जी भी गुटरेस को मानते हैं। यूनाइटेड नेशन के बगैर कोई देश चल नहीं सकता। आप कहिए ना कि गुटरेस ने कहा कि 56 साल से जो है इजराइल यूं ही हमला नहीं हो गया इजराइल के ऊपर, वो सिर्फ दंश, फिलिस्तीन दंश झेल रहा है, उसको एक जेल बना दिया गया है और उसके अधिकारों को छीन रहा है। राजनीतिक उसकी जो उम्मीद थी वो खत्म हो गई थी। चल गई भाई, चल गई गदा, चल गई। गौरव भाटिया जी बताइए, मोहम्मद अतीक साहब कह रहे हैं तो चल गई ना, ये जो मॉडल जो है ये तो पूरा कट्टरवाद वाला है, ये अराजकता फैलाने वाला है, मोदी जी अराजकता फैला रहे हैं, बुलडोजर चलना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बेइज्जती। क्या कहेंगे गौरव भाटिया जी? आप तो उत्तर प्रदेश को समझते हैं। ये नोएडा में कौन मारा गया पार्किंग को लेके, मैं तो आज तक खबर पढ़ी नहीं, मैं नोएडा में ही बैठता हूँ रोज सुबह से शाम तक। अच्छी खबरें पढ़ते हैं, वही अखबार का पन्ना पढ़ते हैं जिसमें इनके मतलब की कुछ दो एक लाइन लिखी हो। बिल्कुल, मेरी बात सुन के अतीक भाई भी हंस रहे हैं। हंसिए अतीक भाई, हंसने पे कोई टैक्स नहीं है, खुश रहा करिए। गौरव जी बोलिए, आप ये जवाब करें। दीपक जी, इनकी गलती है नहीं, इनकी गलती नहीं है। ये लोग नफरत का चश्मा पहने हैं और उसमें भी धर्म का शीशा लगा हुआ है, तो ये लोग ऐसे ही बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, देखिए जब आदमी पढ़ता लिखता नहीं है कितनी गलतियां कर देता है। आपने 3-4 मिनट इनसे कुछ प्रश्न किए, गलती पे गलती किए जा रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले इस बात पे आऊंगा, देखिए योगी जी आज केवल एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि भगवे में लिपटा हुआ ब्रह्मास्त्र हैं, भारतीयता और हिंदुत्व से सशस्त्र हैं और ये काल है निपटाएंगे जितने आतंकवादी हैं। और इनका डर देखिए कहाँ तक पहुँच गया। आप याद करिए, जब हमास का एक आतंकवादी वर्चुअली संबोधित करता है यहाँ पे एक बैठक को, उसका नाम था खालिद मशाल, तो वो क्या कहता है? वो कहता है ये जो बुलडोज़र वाला हिंदुत्व है इसको ख़त्म करना है। इसका मतलब योगी जी का जो कानून वाला बुलडोज़र है उसकी चर्चा आतंकियों को हमास में भी है, गाजा में भी है। ये अच्छी बात है, इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए इन्होंने कहा जब बुलडोजर चला तो कोर्ट ने गौरव जी कैसे हो गया? जवाब तो इस बात का दीजिए, आखिर कैसे हो गया? देश सुरक्षित हाथों में होने के बावजूद ये कैसे हो गया? अगर अपनी फजीहत करानी है तो बीच में बोल लो, फिर बाद में मत कहना मम्मी मम्मी बहुत डांट पड़ी, बाद में मत कहना, शांत हो जाइए। नहीं, ऐसा ना हो कि रोते मत रहना कि हाय जी हनुमान जी की गदा यहीं पे चल गई। इनको सुनिए, फजीहत वाली तो बिल्कुल भी जय धमकी मत दीजिए गौरव जी। सुनिए तमीज में बात करिएगा। नाम में मुस्लिमीन है, सांप्रदायिक तो तुम लोग हो, तुम्हारी तो पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है। पहले उसको हटाओ, उसके बाद अभी भूखेंगे तो उड़ जाओगे और गाजा में मिलोगे। में लिपटे हुए हैं, ये भी तो बताया था आपने। मेरे नाम में मुस्लिमीन है, लेकिन योगी जी किस लिबास में लिपटे हैं ये भी तो बताया था आपने। दीपक जी इनको शांत कराइए। अपने राजनीतिक हैसियत नहीं है। अपने टाइम पे गौरव जी अपनी बात खत्म करें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो भी बताऊंगा आपको। देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं, चाहे AIMIM हो चाहे IUML हो, इनके नाम में मुस्लिमीन है। तो जितने समय तक ये मुस्लिमीन लगा रहेगा या मुस्लिम लगा रहेगा, ये लोग संविधान को तार-तार करते हैं, इसलिए इनको पंथ निरपेक्षता पे बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कहा जब बुलडोजर चला योगी जी का तो कोर्ट ने रोक लगा दी। मैं यहाँ चुनौती दे रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला पढ़ दीजिए जिसमें रोक लगा दी हो ये कह के कि गैर कानूनी है। तीसरी बड़ी बात, देखिए योगी जी ने आज जो कहा है ना, योगी जी ने बहुत सही बात कही है। उन्होंने कहा ये तालिबानी सोच और जो हमारी हिंदुत्व की सोच है, पद निरपेक्षता की सोच है, संवैधानिक सोच है, दीपक जी ये उसके बीच में लड़ाई है। और किस तरह से हमने देखा है सटीक निशाना मारा जा रहा है, ये योगी जी ने कहा है। सटीक निशाना किसको मारा जा रहा है? आतंकी को मारा जा रहा है।
अगर हमास के आतंकी मारे जा रहे हैं तो ये पूछा नहीं जाएगा कि तुम्हारी छाती में क्यों सांप लौट रहे हैं, तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है, तुम्हारे जुड़वा भाई लगते हैं क्या? वो आतंकी हैं, दीपक जी मत भूलिए, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों के सर काट दिए, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, लाशों के ऊपर थूका महिलाओं की, और जो हमारे निर्दोष थे साथी यहूदी, उनके साथ क्या कृत्य किया? मैं पूछना चाहता हूं, आप क्यों बीच में पड़ते हैं? अगर आपको लगता है आपके धर्म का रिश्ता है तो सबसे पहले मैं कह दूं, हमारा भारतीयता का रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता है, मानवता का रिश्ता है। तीसरी बात, राजस्थान में यह बात हो रही थी, नहीं भूलना चाहिए, कन्हैया लाल एक टेलर था, उसका सर काट दिया गया। ये वही बैठे हैं जो कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इंडियन पीनल कोड में कहां लिखा है सरतन से जुदा? कोई निंदा करेगा यहां पे कि गलत हुआ? और दुख की बात यह है, अशोक गहलोत कह रहे थे छोटी मोटी ये घटना होती है। अरे अशोक गहलोत विफल हो गए, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही बात कही कि तालिबानी सोच को खत्म करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अशोक गहलोत मस्त है। तीसरी बात, महिला सुरक्षित नहीं है, जिस पे मैं अगले भाग पे आऊंगा। दानिश कुरैशी जी, हमास ने जो किया, क्या वो ठीक था? और क्या हमास के ऊपर जो हो रहा है, आतंकियों पर जो कार्रवाई हो रही है, उससे सब लोग इतना बिलबिलाए क्यों? और मुझे ये नहीं समझ आता है, ये सीरिया बॉर्डर क्यों, मिस्र बॉर्डर क्यों नहीं खोल देता भाई अपने? ये जॉर्डन बॉर्डर क्यों नहीं खोल देता? अगर इस्लामिक ब्रदरहुड इतना है तो यूएन में रेजोल्यूशन क्यों पास करा रहा है? 21 लाख तो फिलिस्तीनी है, रख ले अपने देश में। 56 इस्लामिक मुल्क है भाई, कहां चला गया उम्मा आपका? देखिए, अब मैं जवाब देता हूँ, इत्मीनान से सुनिएगा जरा। आप मुझे ये बताइए कि सीरिया में, कि लेबनान में, कि दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई क्यों जाएगा? आपको इतनी बड़ी मोहब्बत है तो जर्मनी से जो भगा के आपने भगाया था वहां से जर्मनों को, आप ले जाइए वापस, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। उस पर तो आपका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मार के तो उन्होंने ही भगाया था ना, जो इनके नातेदार वहां मार के तो ऑटोमन एम्पायर वालों ने भी भगाया था, क्रिश्चियनों ने भी मारा, इस्लामिक पंथ वालों ने भी मारा, क्या नहीं मारा? दानिश कुरैशी जी, आखिरी लाइन आप याद करेंगे तो आपको जर्मन याद आ जाएंगे। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं कि योगी जी ने क्या कहा है महाराष्ट्र में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी जी जो बातें करते हैं, वो बातें करते हैं विकास की। मैं बताऊं आपको कि देश में विकास की जो बात करते हैं ना, तो समझ लीजिए कि जिस दौर में इस देश में ब्रिटिशर यहां पर आए थे, तब उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी जो आज भी नहीं है, लेकिन तब भी लोगों ने उनको मार के भगाया था। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी से लोग मोहब्बत नहीं करते थे। जो जुल्म और ज्यादती ब्रिटिशरों ने मचाई थी, इसलिए उनसे नफरत करते थे। भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत में भी यही आलम है। आप समझ लीजिए, आपको योगी जी को या मोदी जी को फलस्तीन या इजराइल क्यों याद आ रहा है? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अभी हफ्ता नहीं हुआ, गुजरात के पालनपुर में ब्रिज गिर गया। बताइए क्या विकास है? बताइए क्या विकास है? सवाल यह है कि देश में पुल टूट रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, हिंदू खतरे में है। मतलब ब्रिज अगर गिरता है, कोई मरता है, तो हिंदू भी मरता है उसमें, तो उसकी खतरे की चिंता नहीं है मोदी जी को, योगी जी को। कहां चलेगा दानिश कुरैशी? लेकिन गाजा की बात हो रही है, हमास की बात हो रही है, पालनपुर के पुल पे चले गए। अरे भाई, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया ना, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया ना दानिश कुरैशी जी, आपने कहा बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी उनके पास। अब योगी और मोदी आ गए हैं तो 200 साल इंतजार करिए, आप भी करिए, AIM वाले भी 200 साल इंतजार करें। देना आवश्यक है। 2 महीने भी नहीं बचे उनके पास, 2 महीने भी नहीं बचे उनके पास, आपत्ति दर्ज कर रहा हूं, 2 महीने भी नहीं है। सुनिए, एक क्विक मेरी 10 सेकंड का आपत्ति जवाब फिर मैं दर्ज करा लीजिए, बहुत अहम है। देखिए, ये मेरे हाथ में एक ट्वीट है, ये ऐसे व्यक्ति का है जिसका नाम दानिश कुरैशी है, और शिवलिंग पे इसने इतनी अमर्यादित टिप्पणी करी है। शांत कराइए पहले, शांत कराइए। नहीं, देखिए, भाषा भूल जाइए, शांत कराइए। ऐसी बात करेंगे तो फिर मैं भी कह दूंगा कि गौरव भाटिया को शांत कराइए, गौरव जो बात कर रहा है वो बात ठीक नहीं है। शांत क्या कराइए, मुझे ये बताइए, शांत कराइए, वो स्टेटमेंट याद है जिसमें गौरव कहता था कि भाई देश के लिए RSS खतरनाक है? बताइए, बोलिए दीपक भाई, पूछिए कि क्या हुआ? गौरव कहता था कि भाई RSS देश के लिए घातक है, खतरनाक है। इतना घबरा गया तो मैं दिखा दूं, नशीले सांप है, दिखा दूं आपको,
दीपक भाई मैं जहरीले शाह साहब हैं, शांत कराइए नहीं, इनको। ये बताइए, अरे सुनिए, पूछो दीपक जी, गौरव मैं से अपनी बारी में कि उसने नहीं कहा था चाहता कि नहीं कहा था कि कोई RSS गवार के लिए? बोले। मैं जो ये बात देश उठा के रहा लिए हूँ मैं क्या है? उठाना चाहता हूँ, नहीं, आज उनको इस शांत बात का कराइए। मुकम्मल है या नहीं है गौरव? जहरीले पूछिए सांपों उससे। को आपने बुलाया है, नहीं, मेरी पूछिए। जिम्मेदारी है अरे अरे मैं उन अरे जहरीले अरे सांपों को यहाँ पे नंगा कर राजनीतिज्ञों को ये दोगले राजनीतिज्ञों सुनिए, जो शांत अखिलेश की कराइए। कभी चाटुकारिता करते थे, आप दीपक कभी जी, जाके फिर वहां मैं पर कह रहा हूँ, जाके- शांत व्यक्तिगत कराइए, नोट प्लीज कोई प्लीज तरीका मैं मुद्दे से नहीं नहीं है, डिरोल बीच होना में चाहता। गौरव जी आप भी रुक जाइए, दानिश जी आप भी रुक जाइए, मैं मुद्दे पर वापस जा रहा हूँ, मैं मुद्दे पर वापस जा रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत चीज पे जाता ही नहीं। भूल गए ये बिल्कुल मुद्दे पे है, आरएसएस ये मुद्दे पे ही है, याद है या भूल गए? ये मुद्दे पे है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ ये जहरीले सांप क्या करते हैं, गौरव को याद ये है मुद्दे पे ही है। अच्छा हम व्यक्तिगत ना हो, मैं गौरव जी छोड़ दीजिए इस बात को। आज ये इररिलेवेंट है, आज ये इररिलेवेंट है। सुशील नहीं, पंडित जी नहीं, मुझे नहीं बताइए छोड़ूंगा। क्यों देते हैं हमास को कवर फायर, बिल्कुल और relevant क्या है, कारण मैं है, बता रहा क्या हूं। कारण है कि ना जॉर्डन मदद करता है, फिलिस्तीनियों को मरने के लिए छोड़ दिया है, ना रफा बॉर्डर खुल पाता है, क्यों बताइए सुशील पंडित जी, क्या राजनीति है इसके पीछे? और क्यों 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 जो है फिलिस्तीन के नाम पर हमास को कवर फायर दी जाती है भारत में? इसके ऊपर पूरे अरब मुल्कों में फिलिस्तीनियों को लेकर के एक तजुर्बा है, उनका एक इतिहास रहा है। जब जॉर्डन ने इनको पनाह दी थी तो 1968 में जब ये बहुत बड़ी संख्या में हो गए थे जॉर्डन में, तो उन्होंने शाह जॉर्डन का जो था उस वक्त उसको कहा था कि अब आप चलते बनिए, अब हम हुकूमत करेंगे यहाँ पर। और तब जॉर्डन के शाह ने, उस वक्त ज़ियाउल हक वहाँ ब्रिगेडियर थे, तैनात थे, उनको कह के अपनी सेना मोबिलाइज करके कम से कम 25,000 फ़लस्तीनी मार दिए थे और मार मार के भगाया था इनको। फिर कुवैत पे जब सद्दाम चढ़ दौड़ा था 1990 में, तो ये सद्दाम को जाके लिपट गए, उसका मुंह चूमा। वही यासिर अराफात, उसने इस सद्दाम के कुवैत हमले का समर्थन किया और ये इराकी सैनिकों की वर्दियां पहनकर लूटने लगे कुवैत को, कुवैत की दुकानों को, वहां के बिजनेसेस को, घरों को। तो जैसे ही कुवैत आज़ाद हुआ, उसने भी फिलिस्तीनियों की वहां से छुट्टी की। देखिए, फिलिस्तीनी बहुत बदनाम हैं पूरे अरब मुल्कों में। हाँ, उनके मुद्दे को लेकर के अरब मुल्क जो है वो भुनाते हैं, उसके ऊपर राजनीति सियासत करते हैं और उनको हवा देते रहते हैं, पनाह देते हैं, पैसे देते हैं, शह देते रहते हैं। अभी ईरान की शह के ऊपर हमास ने इजराइल पर हमला किया है, तो ये किसी के भी भाड़े के सैनिक बनने को तैयार हैं फिलिस्तीनी। हाँ, उनके ऊपर टसुए बहाने के लिए सब मुल्क तैयार रहते हैं, लेकिन उनको अपने यहाँ पनाह कोई नहीं देना चाहता। ये एक दिक्कत है, क्योंकि फिलिस्तीनियों का ये इतिहास रहा है। अब रही बात, आपके पैनल पर एक सज्जन है, वो कह रहे थे कि ये जर्मनों की प्रॉब्लम है, जर्मन इन्हें वापस ले लें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी, इन्होंने ही मारे थे, इन्होंने ही फिर इनको यहाँ बसा दिया। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को जी न्यूज़ के बताना चाहता हूँ, 14 मई को 1948 सन में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक मैंडेट से इजराइल की स्थापना हुई, और जब इजराइल की स्थापना हुई तो पूरे पश्चिम एशिया से और उत्तरी अफ्रीका से यहूदियों को मार मार के भगाया गया। कोई इनसे पूछे कि कहाँ है यमन के यहूदी, कहाँ है इराक के यहूदी, कहाँ है सीरिया के यहूदी, कहाँ है मिस्र के यहूदी, कहाँ है मोरक्को के यहूदी, कहाँ है लीबिया के यहूदी, कहाँ है लेबनान के यहूदी। इस पूरे पश्चिम एशिया से चुन चुन के यहूदियों को ओमान से, संयुक्त अरब अमीरात से, बहरीन से, यमन से, सऊदी अरेबिया से मार मार के खदेड़ा गया और उन्होंने जाके इजराइल में शरण ली है। ये सोचते हैं दुनिया भूल जाएगी? ये हर रोज अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में कहर मांगते हैं यहूद और हनूद पर। यहूद हुए यहूदी और हनूद हुए हिंदू। इनको मुशरिकों से और काफिरों से जो नफरत है वो हर रोज इनके मुंह से बयां होती है। इसलिए इनको याद दिलाना जरूरी है जब भी ये नाटक करें कि साहब हम तो बहुत साफ सुथरे और मासूम हैं, सिर्फ जुल्म हम ही पर हुआ है। बिल्कुल सही बात है। जो आज निहत्थे फिलिस्तीनी हैं,
जो आम शहरी हैं, जो इस लूटपाट में, इस आगजनी में, इस कत्लो गारत में शामिल नहीं हैं, उन्हें उनका बचना बड़ा ज़रूरी है। और इजराइल बार बार कहीं भी बमबारी करनी हो पहले कहता है कि यहाँ से आप निकल जाइए, ये एक युद्ध का जोन है, यहाँ हम बमबारी करने वाले हैं। हमास ऐसा कुछ नहीं करता। हमास के लिए बच्चों को मारना, औरतों को ज़िबह करना, उनकी लाशों को नंगा कर पर उस पर नाचना, उन मरे हुए औरतों के साथ बलात्कार करना आम बात है। निहत्थों को, बूढ़ों को मारना आम बात है। उन्हें अगवा करके फिर उनकी फरौती वसूल करना आम बात है। इजराइल ने यह काम नहीं किया कभी कि फिलिस्तीनी औरतों को उनकी बेहुरमती की हो, लेकिन हमने देखा है कि हिंदुओं को बंधक बनाया गया जो कांधार ले जाए गए और फिर फिरौती में आतंकवादी छुड़वाए गए। हमें मालूम है कि कैसे कश्मीर में बंधक बनाए जाते रहे, कैसे ईरान ने 444 दिन राजनयिकों को बंधक बना के रखा अमेरिका के एम्बेसी में। तो बंधक बना करके फिर फिरौती वसूलना भी एक पुरानी रिवायत चली आ रही है और बहुत लोग इसको भी सही मानते हैं, सही ठहराते हैं। यहाँ से चलता हूं अतीकुर रहमान साहब, एक दहशतगर्द संगठन है कि नहीं? बताइए, सुशील पंडित जी ने कहा जो कुछ गलत कहा, बताइए, क्या ये भी इतिहास नहीं है? आप बड़े खुश हो रहे थे जर्मनी ले जाइए इनको, ये भी इतिहास नहीं है जो बता रहे हैं? भाई कहाँ गए ईरान के यहूदी, इराक के यहूदी, पारसी कहाँ गए? सर बताइए ना अतीकुर भाई, पारसी कहाँ गए? आप तो इतने बड़े रिसर्चर हैं, पारसी कहाँ गायब हो गई? कौमी कहाँ गायब हो गई? उम्मीद है जितना वक्त आपने सुशील पंडित जी को दिया है उससे आधा वक्त आप मुझे देंगे और बीच में नहीं टोकेंगे। पहली बात, ये जो यहूदी कह रहे हैं, इजराइलियों को कह रहे हैं यहूदी, ये जब जर्मनी से हिटलर के शिकार बन के वहाँ से भाग रहे थे, भगाए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, रेप किया जा रहा था इनका, उसी वक्त में सुशील पंडित जी सुन लीजिए, आरएसएस के सरसंचालक वहाँ पर हिटलर से जाकर मिल रहे थे और जाके उनका मंसूबा अपने आरएसएस के मंसूबे के साथ मैच कर रहे थे। कभी नहीं हुआ। हाँ, अब आप बीच में बोले ना, कभी नहीं हुआ। नहीं, बीच में छुपाओ नहीं, बीच में छुपाओ नहीं। मैं आपको तारीख और सोर्सेज के साथ में इसका हवाला दे दूंगा और भेज दूंगा। आपका नंबर मुझसे भेज देना। आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं, इसीलिए बीच में बोल रहे हैं। आधा मिनट दीजिए, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आरएसएस का कोई सरसंघचालक, तरीका है आरएसएस का, आरएसएस का, चलिए, अरे भाई आरएसएस का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है हिटलर की पूरी जो उसकी छवि है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे मैच करता है। साहब आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सी हिस्ट्री बता रहे हैं आप? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीपक जी ये कह रहे हैं कि कहां गए यहूदी? अरे भाई जब स्पेन के बादशाह ने एडिक्ट ऑफ एक्सपल्जन, जहां पर सिर्फ 2 चॉइसेस दी यहूदियों को, या तो कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ, ऑटोमन एम्पायर ने शरण दी यहूदियों को। जो बच गए वो मार दिए गए। भूल गए किंग फर्डिनेंड ने ये एडिक्ट ऑफ एक्सपल्जन साइन किया था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ऑटोमन कैलिफ के साथ में आप कह रहे हैं वहां से यहूदियों को पाया गया, क्या हरकतें की थी उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के अंदर? चौथी इंपॉर्टेंट बात दीपक जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना क्यों नहीं बयान करते हैं सुशील पंडित जी? उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना में बराबर का हक दिया गया यहूदियों को और क्रिश्चियंस को, लेकिन ये छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? क्योंकि ये ज़ायनिस्ट लॉबी इनको कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना का जिक्र नहीं करना, क्योंकि इससे मुसलमान और यहूदियों के बीच में अच्छे ताल्लुकात सामने आ जाएंगे। सुशील पंडित जी का जवाब, अतीकुर भाई आपने बोला था मैं आपको टोकू ना, मैंने आपको नहीं टोका, कोई बात नहीं। सुशील पंडित जी का जवाब फिर आएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं आपका बड़ा मुरीद हूँ, आप वही प्यारा पढ़ते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, बाकी छोड़ देते हैं।
शानदार रिसर्च करते हैं सुजीत पंडित जी। अच्छा, आज तक वैसे मैं संघ का नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन मैं जो थोड़ा बहुत इतिहास जानता हूं, लिख करके कह रहा हूं आपसे, रिकॉर्ड कर लीजिए। आज तक संघ का कोई सरसंघ चालक हिटलर से नहीं मिला, नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे ऐसा कोई कागज नहीं दिखा सकते जिसमें संघ का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ हो, दिखा दीजिए। और उसको मिला, अगर है कोई कागज, और उसको आप हिटलर के कॉन्स्टिट्यूशन से मिला दें। मतलब आज तक ऐसा हुआ मैंने जिंदगी में नहीं देखा। थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ता लिखता हूं। तीसरी बात, मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा कि में, इराक में, ईरान में, यमन में, ओमान में, मिस्र में, सीरिया में, लीबिया में, लेबनान में, यहाँ यहूदियों की बस्तियां थीं। बड़ी तादाद में यहूदी रहते थे। उनको बगदादी यहूद जूस कहा जाता था, मतलब दुनिया भर में मशहूर थे। इजिप्शियन जूस कहा जाता था। आज ढूंढने को नहीं मिलते साहब। आप कहते हैं कि ये जर्मनी से लाए गए थे, इन्हें जर्मनी वापस भेज दीजिए। इनको तो आपने मार मार के खदेड़ा इन मुल्कों ने, और इनको इजराइल में जाके शरण लेनी पड़ी। उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं ऑटोमन एम्पायर ने शरण दी थी, फिर इनकी हरकतें ऐसी थी कि इनको फिर मार मार के भगाना पड़ा। ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया सर आज से 100 साल पहले। मैं आज से 70-80 साल पहले की बात कर रहा हूं। और ऑटोमन एम्पायर में क्या किया था उन्होंने, क्या हरकतें की थी? आप जूस के विषय में यही पूर्वाग्रह पालकर और इन्हीं को प्रचारित करके उनको यातनाएं दिलवा रहे हैं, प्रताड़ित करवा रहे हैं दुनिया भर में जूस की। दूसरी बात, हाँ मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। अरे भाई साहब बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। मदीना का नाम मदीना से पहले था यात्रिब। वहां 3 यहूदी कबीले रहा करते थे। एक यहूदी कबीले का नाम था बेने नादिर, एक यहूदी कबीले का नाम था बेने कुनेका, और एक यहूदी कबीले का नाम था बेने कुरेजा। मोहम्मद साहब को उन्हीं ने शरण दी थी जब वो हिजरत करके मक्का से आए थे। 2 को तो भगा दिया गया प्रताड़ित करके, और तीसरे का रातों रात कत्ल किया गया, और फिर यात्रिब का नाम मदीना रखा गया। और जब मदीना बन गया, कोई यहूदी वहां बचा नहीं। फिर आप उसका संविधान बनाकर कहते हैं कि यहां सब बराबरी से रहेंगे। धिम्मी किसको कहते हैं? सुशील जी, ये धिम्मी किसको कहते हैं? भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना बताइए ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना बताइए ना। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना की बात कर रहा हूं। यात्रिब का नाम मदीना रखने से पहले आपने यहूदियों का क्या किया वो बताया मैंने। उसके बाद आपने अरे साहब, उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना लेके आते हैं जब ना वहां कोई जबकि वहां कोई ना ईसाई बचा है ना यहूदी बचा है। मतलब कमाल है। तुर्की से सारे ईसाइयों को भगाकर मारकर उनका जेनोसाइड करके मारकाट नहीं हुई थी। दीपक जी काउंटर करना चाहूंगा। कोई मारकाट नहीं हुई थी। काउंटर करना चाहूंगा। बेने कुरेजा के साथ क्या हुआ था? बेने नादिर और बेने कुनेका को तो आपने भगा दिया था, और बेने कुरेजा का ज़िबह किया गया था रातों रात। पूरा का पूरा कबीला ज़िबह किया गया था। मुझे बताइए वहां 3 कबीले थे, उस जगह का नाम यात्रिब था कि नहीं था? वो जूइश बस्ती थी कि नहीं थी? वो यहूदी बस्ती थी कि नहीं थी? क्या सोर्सेज है आपके पास? क्या सोर्सेज है आपके पास? यहूदी बस्ती नहीं थी। विदाउट एनी सोर्स कुछ भी बोल रहे हैं आप। विदाउट एनी सोर्स कुछ भी बोल रहे हैं आप। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको सोर्स देता हूं। मैं अभी किताब नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप इस बात को चैलेंज करेंगे। बताइए, सोर्सेज बताइए। एक मिनट मैं अपने पास किताब लेके नहीं बैठा हूं। मैं आपके माध्यम से पूरी दुनिया को बता देता हूं अभी गूगल कीजिए, अभी गूगल कीजिए और यात्रिब लिखिए, YATHRIB, यात्रिब लिखिए गूगल पे, आपको पता चलेगा। पूरा डिटेल आ जाएगा, सारे सोर्सेज आ जाएंगे। प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, प्रीचिंग गूगल में ऑफ आपको सोर्सेज इस्लाम, मिल जाएंगे। प्रीचिंग ऑफ इस्लाम में आपको सोर्स बता रहा हूं। आप बताइए। मैं अभी किताब लेके नहीं बैठा हूं। आप सोर्स बताइए। गूगल सोर्स नहीं होता है। भी देगा, प्रीचिंग ऑफ इस्लाम नाम भी देगा। ठीक है। सर आर्नोल्ड टोइनबी ने क्या लिखा? वो किताबों के नाम भी देगा, सोर्सेज भी देगा। प्रीचिंग ऑफ इस्लाम में क्या लिखा?
नहीं पता है इनको। दीपक जी नहीं पता है। यू हैव लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट। दीपक जी काउंटर करना चाहूंगा मैं। आज नेट के ऊपर मैं गौरव भाटिया के पास जा रहा हूँ, उसके बाद वापस एक पॉलिटिकल बहस में आता हूँ। इसके लिए मेरे पास बहुत वक्त है। हम कल फिर बैठ जाएंगे, आपके और सुशील पंडित जी के बीच एक पूरा डिस्कशन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। गौरव भाटिया जी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर क्या अब ऑफिशियली हमास के युद्ध की जो इजराइल लड़ रहा है, जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, उसकी ऑफिशियल एंट्री भारत के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हो चुकी है? देखिए, ऐसा है, ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है नहीं, ये आप तय कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि जब एक हमास का आतंकी वर्चुअली यहाँ पे एक सभा को संबोधित करके कहता है बुलडोजर वाले हिंदुत्व को ख़त्म करना है, तो ये दर्शाता है कि योगी जी का डर जो है और जो बुलडोजर मॉडल है, जो अराजकता को नष्ट करता है, कट्टरपंथी सोच को नष्ट करता है, उससे ये लोग कितना डरे हुए हैं। लेकिन दीपक जी, मैं एक और बात कहूँगा, क्योंकि ये जो संबोधन था ये महाराष्ट्र में नहीं था। हमारे यहाँ पैनलिस्ट है, उनको ये भी नहीं पता, चिल्ला रहे थे। मैं ये बता दूँ, ये राजस्थान में था, और राजस्थान में क्या कहा योगी जी ने? योगी जी ने ये बात कही कि कन्हैया लाल का सर काट दिया गया कट्टरपंथी सोच ने। कुछ मुसलमान थे जिन्होंने काटा था, और अशोक गहलोत क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करते हैं इसलिए सख्त कार्रवाई भी नहीं कर पाए थे। मैं याद दिलाऊं, राजस्थान में ही करौली हिंदू नववर्ष था, मनाया जा रहा था, और एक मतलूब अहमद नाम का अभियुक्त था। पत्थर मारे गए थे इस हिंदू यात्रा पे, और मतलूब अहमद को 3 महीने तक गिरफ्तार नहीं कर पाए थे अशोक गहलोत। मालूम है क्यों? क्योंकि उनको अभियुक्त का धर्म दिखाई दे रहा था, कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था। ये बात आज योगी आदित्यनाथ जी ने उठाई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी, जैसा मैंने कहा, भगवा पहने ब्रह्मास्त्र हैं। अराजकता होगी, कट्टरपंथी सोच होगी, तालिबानी सोच होगी, हमास जैसी सोच होगी, इसको नष्ट करने के लिए ही है वो। और यही जीत हमारी है कि आज हमारी सोच से आतंकियों को डर लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कार्रवाई होगी। मैं एक बात और उठाना चाहता हूं, आप अगर किसी भी यहाँ पैनलिस्ट से पूछें जो कि समर्थन कर रहा है हमास का, कि निंदा करे हमास की, नहीं करेगा। उससे पूछे कि इजराइल के जो निर्दोष नागरिक है जिनको मारा गया, बलात्कार हुआ, बच्चों के सर काटे गए, ह्यूमन शील्ड बनाया गया, क्या इसकी निंदा करते हैं? वो नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है? दीपक जी, आप और मेरा रिश्ता क्या है? सुशील जी और मेरा रिश्ता क्या है? अतिकुर जी और मेरा रिश्ता क्या है? हमारा रिश्ता है भारतीयता का। भारत देश हमें जोड़ता है। और इनका रिश्ता क्या है? ये हमास के साथ भी जुड़ जाते हैं, अलकायदा के साथ भी जुड़ जाते हैं, लश्कर ताइबा के साथ भी जुड़ जाते हैं। याकूब मेमन को असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, इसलिए फांसी दी गई क्योंकि मुसलमान है। इनका रिश्ता है इस्लाम का। तो मैं इतना ही कहूंगा, देश को पहले मानना पड़ेगा, धर्म बाद में आएगा। और अगर कोई आपके धर्म का भी पालन करता है लेकिन हमारे देश के खिलाफ कुछ बोलता है या गलत करता है, तो पहले देश के साथ खड़े होइए, वरना देश की जनता आपको कभी इज्जत नहीं देगी। और अंत करूंगा, जो बात आपने उठाई उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। मुस्लिम ब्रदरहुड है, मुस्लिम ब्रदरहुड है। आप मुझे ये बताइए, सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, सीरिया, लेबनान, कोई ले रहा है क्या हमास के लोगों को? कह रहा है कि आ जाओ यहां रहो? नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी सोच इतनी जहरीली है। जानते हैं ये मानव बॉम्ब है, अगर इनको अंदर लिया तो ये फटेंगे और नागरिकों की जान जाएगी। वो देश नहीं लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहां पे बैठे कुछ भारतीय हमास के सगे बन गए हैं। अगर इतना दर्द है तो भैया हमास के साथ खड़े हो जाओ जाके वहां पे। भारत में सुरक्षित रहते हैं और हमास के लिए गाना गाते हैं, ये चिंताजनक है। अरे अतीक भाई, आप तो जाने वाले थे ना वहां पे, आप बोले थे ना मेरे को एक दिन। 26 दिन हो गए युद्ध के, कब जाएंगे गाजा में लड़ने? नहीं, एक सवाल अतीकुर रहमान से पूछ लूं, अतीकुर रहमान से एक सवाल पूछ लूं, 10 सेकंड। दीपक जी, बहुत जरूरी है। अतीकुर भाई जवाब भी देंगे। हाँ, बाकी 2 से उम्मीद नहीं है, अतीकुर रहमान से है। देखिए, मेरे हाथ में इस वक्त कुरान है, इसमें सूरह 9 आयत 5 कहती है, काफिरों को जहां देखो मार दो। मैं आपसे पूछता हूं अतीकुर रहमान जी, मैं तो इस्लाम का पालन नहीं करता, मैं काफिर हूं,
आप मुझे मार देंगे, ये बताइए पूरे देश को आज। ये कुरान कहती है, या तो आप कुरान के हर शब्द को मानेंगे और या ये कहेंगे नहीं मैं संविधान के हर शब्द को मानूंगा। दीपक जी, हाँ जवाब दीजिए। दीपक जी, इस 6 महीनों के अंदर 600 बार इस बात का जवाब मैं गौरव भाटिया जी को दे चुका हूं और बीजेपी के तमाम स्पोक्स पर्सन को दे चुका हूं कि गौरव भाटिया और हमारे हिंदू भाई काफिर नहीं हैं, और ये जो यहूदी कहला रहे हैं इजराइल को, ये भी काफिर नहीं है। तो काफिर कौन है भाई? जिन कुफ्फारों को मारने का हुक्म हुआ था, नहीं, एक सेकंड कंप्लीट नहीं किया मैंने, बताइए ना काफिर कौन है? इस आयत के तहत यही सवाल मोहम्मद अतीक और AIMIM के प्रवक्ता से भी पूछ लीजिए। बधाई हो अतीकुर रहमान को, आपकी डिबेट पे मैं बधाई देता हूँ अतीकुर रहमान को। यही सवाल IUML और AIMIM के नेता से पूछ लीजिए। एक मिनट अतीकुर जी, आपने जवाब दिया, बाकी दो भी है, वो भी भारतीय हैं। दीपक जी, अरे यू माइट बी अथॉरिटी, आई हैव एक्सेप्टेड योर रिप्लाई, प्लीज आई हैव एक्सेप्टेड योर रिप्लाई, कांग्रेचुलेटेड। अतीकुर रहमान साहब, काफिर कौन है ये बताइए। हाँ, वो मक्का के लोग जो प्रॉफेट मोहम्मद को मारने की साजिश कर रहे थे उस वक्त में, और उनको मैदाने जंग में बुलाया प्रॉफेट मोहम्मद ने, सिर्फ उनको ये आयत कह रही है इन कुफ्फारों को मारो जहां देखो। अरे मूर्ति नहीं करते थे वो लोग, गलत बता रहे हैं। निहत्तों को नहीं, औरतों को नहीं करते थे वो, औरतों को नहीं, नियतों को नहीं। हमास ने तो गैर इस्लामिक काम कर दिया। ये हमास ने तो गैर इस्लामिक काम कर दिया, और अल्लाह, अरे ये हमास ने तो गैर इस्लामिक काम कर दिया ना, तो आप आलोचना करिए हमास की। अल्लाह यस अल्लाह इनकी बहुत सख्त सजा देगा, यही देगा, आप देखोगे। अरे इजराइल दे रहा है ऑलरेडी भाई, सख्त सजा दे रहा है अतीक जी, हमास वालों को सख्त सजा दे रहा है इजराइल अभी। यस, इजराइल सवाल पूछिए ना जरा, और इजराइल एक नहीं है। अच्छा, मोहम्मद अतीक से पूछ लेते हैं। अतीक साहब बताइए, अतीक साहब बताइए काफिर कौन है, जरा बताइए। नहीं, हम काफिर हैं कि नहीं है ये इंसान है जो इंसानियत को काफिर तार-तार हैं करे। कि नहीं है? इंसानियत को तार तार करने वाला हर इंसान जो है काफिर है, जो मजलूमों पे जुल्म करे वो काफिर है। इसी वजह से महाभारत ने श्री कृष्ण ने अपना चक्र उठा लिया था, क्योंकि वो जुल्म को आगे देखना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि कर्मण निवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा न मत करो। और इसीलिए कहा था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। कनेक्शन काट रहे हैं गीता के श्लोक आपसे सुनने के बाद। आप गीता के श्लोक पढ़ रहे, क्या बात है? ये अब काफिर कौन है ये भी बता दीजिए। इसका मतलब इसलिए पढ़ रहा आप ये जो गौरव भाटिया बैठ के यहाँ पर एक कहते ना वो काला जादू चलाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के ऊपर, वो नहीं चलेगा। देखिए भारतीय बता दीजिए ना, मुसलमानों के खिलाफ, और अब ये जो है जो राज्य है वो हारने वाले, भारतीय जनता पार्टी सारे राज्य हारने वाले, चुनाव हारने वाली है। बता दीजिए। मैंने बताया ना, काफिर हर वो इंसान है जो जुल्म करे, जो इंसानियत को तार तार करे। हमास वाले भी काफिर है, मारे वो काफिर है। हमास वाले भी काफिर है। अब ये आप तय कर लीजिए, बिल्कुल आपको तय करना पड़ेगा, मुझे तो नहीं पता काफिर क्या होता है, काफिर क्या होता है। आप कह रहे जो जुल्म करते हैं, हमास जुल्म करता है, इसलिए वो काफिर है। ये सेंटीमीटर गौरव भाटिया लेके बैठे हैं। गौरव भाटिया ये बताएंगे नहीं कि ये जो है क्यों कंधार छोड़ने गए थे, आतंकवादियों को क्यों छोड़ने गए थे। गौरव भाटिया मुझे याद है अतीक भाई, क्यों छोड़ने, आपने 26 दिन पहले बोला था मैं जाना है गाजा लड़ने, बताइए। आपने कहा चंदा करके बंदूक लेके आता ना कि आप जाएंगे तो मैं चला चलूंगा। मैंने कहा था आप जाएंगे वहां पर तो मैं चला चलूंगा आपके साथ में। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग करने जाएंगे, वहां से कैप्चर करने जाएंगे, वहां से न्यूज दिखाने जाएंगे तो मैं चला चलूंगा आपके साथ में। कौन सी प्रॉब्लम है? आपके साथ तो है भाई, सिक्योर के लोग हैं वहां पे, मुझे जाने की जरूरत नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आप जाइए, इस वक्त में आपकी करिए मोहम्मद भाई। और ये जो आपके राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं ना,
ये जो आपके राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं वहां, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, तमाम यूरोपियन मुल्कों ने भी इस यहूदियों को मार मार के निकाला है, लेकिन उनको वो नजर नहीं आएगा। अभी अतीकुर रहमान साहब ने एक बात पूछ ली और ये भागे भागे फिरे, अरे मैं किताब लेके नहीं बैठा हूं, अरे मैं पोथी पत्रा लेके नहीं बैठा हूं, अरे मेरे पास तो सही नहीं है, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर क्या है?